हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इफ़ एल्स और एलिफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पाइथन के बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं जिनको यूज करके हम काफ़ी अपने प्रोग्राम को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और कोई भी जो भी हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हमारे साथ भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती है कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम जो भी हमारा प्लान पहले से डिसाइड होता है तो हम वो करेंगे। अगर इन केस हमारा वो प्लान सक्सेस नहीं होता तो हम फिर कुछ प्लान बी पे काम करते हैं। तो अगर हम इसके की कंपोनेंट की बात करें तो पाइथन में जैसे इफ़ एल्स और एलिफ तीन स्टेटमेंट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम उसमें सिर्फ इफ़ की बात करें तो लेट्स सपोज कि हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो भी एलिजिबल एज होती है इंडिया में जैसे 18 प्लस होती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में हमें सिर्फ ये पता करना है कि कोई भी व्यक्ति उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम वहाँ पे क्या चेक कराएंगे, हम एज चेक कराएंगे। तो मान लीजिए कि अगर एज उसकी 18 है या 18 से ज़्यादा है तो वो कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर कोई भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं तो कोई भी कंडीशन का जो रिजल्ट होगा या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इन केस तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें कि एज में हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इसमें या तो एज 18 से ज़्यादा हो या 18 के इक्वल हो तो वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो पाइथन में एक दूसरा स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में एल्स स्टेटमेंट आता है। तो ये हमारा बैकअप प्लान होता है। जैसे अगर हमने बात की कि अगर हमारा कोई प्लान एक सक्सेस नहीं होता है तो हम प्लान बी पे काम करते हैं। तो ऐसे ही पाइथन में अगर मान लीजिए कि एज अगर हमारी हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में एज चेक करा रहे इफ़ स्टेटमेंट में, अगर वो चीज़ ट्रू नहीं होती है तो उसका कोई बैकअप प्लान होगा, यानी कि जो भी हमें दूसरा उसमें कुछ काम कराना है वो हम क्या कराएंगे वहाँ पे। तो उस बैकअप प्लान में हमें एल्स स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन की रिक्वायर नहीं होती है। तो हम उसको एज इट इज़ जो भी हमारा उसमें मैसेज होगा वो हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। और जो पहले भी इफ़ वाले में जो भी हमने चेक कराया था तो अगर वो कुछ फेल होता है वहाँ पे तो हम उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन करते वक्त कोड में हमें एक कोलन का भी यूज करना होता है। जब जब भी हम अपना पहला स्टेटमेंट लिखते हैं इफ स्टेटमेंट या फिर हम कोई भी एलिफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहाँ पे लाइन के एंड पे हमें कोलन लगाना होता है। कोलन हम एंड में लगाते हैं या ओ इफ़ हो या एल्स हो तो कोलन लगा के हम आगे फिर उसमें जो भी हमारी कंडीशन होती है हम उसको डिफाइन करते हैं। इंडेंटेशन तो इसका जो कंपोनेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का एक इंडेंटेशन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पाइथन में। तो पाइथन में कोई भी इंडेंटेशन यूज़ करने के लिए हमें फोर स्पेस यूज़ करना होता है। तो उसमें उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक पहली लाइन को कोड लिखी है और अब हम वहाँ पे जाके कोलन लगा के एंटर करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर कुछ वहाँ पे कोई भी कंडीशन या कोई भी अपना टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हम उसको वहाँ पे इंडेंट करके वहाँ पे लिखेंगे, कोड को लिखेंगे। ये पाइथन को बताता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। इसके बाद हमने अब तक पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े थे। पाइथन में जो भी डेटा टाइप्स थे हमारे स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोटिंग डेटा टाइप्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि उन डेटा टाइप्स में जो भी हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने यूज किए जैसे प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड। वैसे ही वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उनमें भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो उन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम उस कंडीशन को अपने जो भी हमारी टास्क होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन करते हैं। बुलियन वैल्यूज
बुलियन वैल्यूज़ या बुलियन ऑपरेटर। तो बुलियन ऑपरेटर जो भी होते हैं जैसे नोट एंड और, ये 3 बुलियन ऑपरेटर होते हैं। और बुलियन जो डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप में हम सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। और इन 3 ऑपरेटर का यूज़ करके, नोट एंड और यूज़ करके हम अपनी अपनी जो भी कंडीशन होती है उसको उस अकॉर्डिंग हम काम करा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करें तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी 2 कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो कंडीशन, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। मान लीजिए कि अगर हम कोई भी एक कंडीशन लेते हैं और उसमें फिर हम दूसरी कंडीशन, यानी कि अगर हम ट्रू एंड ट्रू को अगर लें तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो उसका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स होती है तो उसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो वहाँ पे ऐसे होगा। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। उसके बाद एक हमारा नोट ऑपरेटर आता है। नोट ऑपरेटर में क्या होता है कि वो जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको फ्लिप करता है। फ्लिप मीन्स कि जो भी हमारा जैसे अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि हमारा ट्रू है, अगर हम उससे पहले नोट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो नोट ट्रू इज़ इक्वल टू होता है फॉल्स के, और नोट फॉल्स हमारा जो इक्वल होता है वो ट्रू के होता है। अब हमने पहले भी मैथ में काफ़ी सारे ऑपरेटर स्टडी किए थे, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं। इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम 2 वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, और 2 वैल्यू के कंपैरिजन में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो एक बुलियन रिज़ल्ट होगा। बुलियन रिज़ल्ट जो होगा वो या तो फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो इक्वल टू ऑपरेटर है। इक्वल टू ऑपरेटर में हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 5 से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या 5 इज़ इक्वल टू 5। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर दूसरे हम ऑपरेटर की बात करें तो दूसरा ऑपरेटर हमारा नॉट इक्वल टू, इसको हम कीबोर्ड पे जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके बाद इक्वल सिंबल का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में अगर हम 1 को नॉट इक्वल टू 2 लिखें तो क्या 1 2 के इक्वल है या नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो ट्रू है ना, तो फिर यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर को यूज़ करके हम किसी 2 वैल्यू को अगर कंपेयर करते हैं तो जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा ग्रेटर देन में यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने 99, क्या हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 99 12 से बड़ा है, तो ये सही है, यानी कि इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा लेस देन और इक्वल टू, उसमें हमारा हम यहाँ पे 2 ऑपरेटर को कंबाइन करके कोई कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 से लेस देन तो नहीं है लेकिन वो इक्वल है, तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। और हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो भी ऐसे ही होगा कि 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जब हम ये बोलते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे 5 इक्वल है 4 के नहीं, लेकिन 5 ग्रेटर देन है 4 के यस, तो इट मीन्स इसका रिजल्ट ट्रू होगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम डबल इक्वल मार्क का यूज करते हैं तो वो एक हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर हम
सिंगल इक्वल सिंबल का यूज करते हैं तो वो हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। यानी कि हम सिंगल इक्वल का यूज करके हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और डबल इक्वल का यूज करके हम किसी दो चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। हम ऑपरेटर को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे हम बुलियन ऑपरेटर को या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पे क्या चेक किया कि क्या 3 4 से छोटा है, इसका रिजल्ट ट्रू होगा। और क्योंकि पहला रिजल्ट ट्रू है और दूसरा क्या 4 5 से छोटा है, यस, तो दूसरा भी ट्रू है, तो पहला ट्रू और दूसरा ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू। क्योंकि इस एंड कंडीशन में दोनों ही ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 4 से छोटा है, यस, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। और दूसरी कंडीशन क्या 10 7 से छोटा है, ये फॉल्स हुई, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो एंड ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके 1 को 3 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 इज़ इक्वल टू 3 जो कि नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। और दूसरा 4 इक्वल टू 4, यस, वो ट्रू है, तो पहला फॉल्स है और दूसरा यहाँ पे ट्रू है। तो और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट ट्रू ही होता है। अब तक हमने जो भी हमने यहाँ पे स्टडी की उसको अगर हम प्रैक्टिस में करके देखना चाहें तो हम उसको इस कोड का यूज करके हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। इस प्रोग्राम में हम यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज करके हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। हमने यहाँ पे इनपुट बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करके एक इनपुट यहाँ से यूज़र से हम लेंगे, और उस इनपुट को जो भी यूज़र यहाँ पे हमें इनपुट देगा वो हम उस वेरिएबल यूज़र नेम में स्टोर करेंगे। हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं पासवर्ड, जिसमें हम यूज़र से पासवर्ड इनपुट लेंगे। और उस पासवर्ड को हम फिर इस पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब मान लीजिए कि जो भी यूज़र वहाँ पे इनपुट देता है, तो अगर उसका इनपुट जो भी होगा वो यूज़र नेम में स्टोर होगा, तो अगर हमें यहाँ पे यूज़र नेम कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ यूज़र नेम इक्वल किस चीज़ के, लेट सपोज हमने एक नेम लिया आदित्य, और पहले कंडीशनल स्टेटमेंट को जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कोलन का यूज़ करेंगे। कोलन के बाद जब हम एंटर करेंगे तो हमने देखा कि जो हमारा कर्सर है वो 4 इंडेंटेशन यानी कि 4 स्पेस के बाद ब्लिंक कर रहा है, तो इट मीन्स कि कंडीशनल स्टेटमेंट में जो भी इंडेंटेशन होगी वो 4 होगी, 4 कैरेक्टर की इंडेंटेशन होगी। अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते तो हमारा कोड ब्रेक कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कंपेयर किया कि इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू आदित्य, तो हमें क्या प्रिंट करा के देइए,
तो हमारा रिजल्ट होगा कि हेलो आदित्य। तो हमने यहाँ पे पहली कंडीशन चेक की। अब हम उस कंडीशन में एक नेस्टेड ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड ब्लॉक होता है कि जब हम एक कंडीशन में दूसरी कंडीशन को इंसर्ट करते हैं, तो हम आगे की कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ पासवर्ड लेट सपोज हमने यहाँ पे टाइप किया माई पास, और वैसे ही हम पहले स्टेटमेंट की तरह उसको एंड करेंगे कोलन से। कोलन के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कर्सर अपने आप ही 4 इंडेंटेशन स्पेस के बाद 4 स्पेस के बाद यानी कि इंडेंटेशन के बाद अपने आप ही अपनी सही पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर पासवर्ड हमारा माई पास है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि एक्सेस ग्रांटेड। अब हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो भी हमने इनपुट लिया यूज़र नेम, उस यूज़र नेम को हमने यहाँ पे कंपेयर कराया। अगर वो यूज़र नेम आदित्य है तो हमें हेलो आदित्य प्रिंट हो। अगर वो पासवर्ड माई पास है तो हमें एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हो। अगर वो पासवर्ड माई पास नहीं है तो हमें रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट हो। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है तो हम उसमें एक एल्स स्टेटमेंट लगा के हम अपना फाइनल रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। कोड को डीपली समझने से पहले एक बार हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो हमने ये सेव किया और सेव करने के बाद हमने ये कोड रन किया तो ये हमसे हमारा यहाँ पे यूज़र नेम इनपुट के लिए हमें ऑप्शन आया। तो हमने जैसे अगर हम यहाँ पे आदित्य लिखते हैं और पासवर्ड में माई पास लिखते हैं तो हमें आया हेलो आदित्य और एक्सेस ग्रांटेड। तो पहले जब हमने यूज़र नेम यहाँ पे आदित्य टाइप किया तो क्या हुआ, हम इसने इस वाली लाइन की वजह से हमसे इनपुट मांगा जो हमें यहाँ पे दिखा, ये वाला पार्ट। फिर हमने यहाँ पे इनपुट दिया आदित्य, फिर इसने वो इनपुट इस यूज़र नेम में स्टोर किया। उसके बाद इसने हमसे दूसरी लाइन की वजह से इसने हमसे दोबारा इनपुट मांगा। उस इनपुट में हमने इसको अपना पासवर्ड दिया माई पास। उसने उस पासवर्ड को इस वेरिएबल यानी कि पासवर्ड में स्टोर किया। क्योंकि अब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड में वैल्यू पहले से ही स्टोर है तो अब हम इसको कंपेयर करा सकते हैं। तो हमने अब इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने कंपेयर कराया कि इफ़ यूज़र नेम जो भी यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दिया तो हमें पता है कि यूज़र ने यहाँ पे आदित्य इनपुट दिया तो यूज़र नेम आदित्य होगा। तो इफ़ यूज़र नेम जो कि पहले से ही आदित्य है तो अगर वो इक्वल है आदित्य के, जो कि कंडीशन ट्रू है क्योंकि यूज़र नेम इनपुट यूज़र नेम भी आदित्य है और यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है कंपैरिजन जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो भी आदित्य। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होने की वजह से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा हेलो आदित्य, जो कि यहाँ पे हुआ। अब उसके बाद जब क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ तक ट्रू है तो फिर हमारा जो भी कंडीशन है वो हमारी आगे मूव करेगी। तो आगे कंडीशन में हमने फिर दोबारा से इफ़ के अंदर दोबारा से हमने एक नेस्टेड ब्लॉक का यूज करके अगेन दूसरी कंडीशन इफ़ का यूज़ किया है। तो अब ये हमसे पासवर्ड जो भी हमने पासवर्ड दिया था इनपुट में वो हमसे
ये उसको कंपेयर कराएगा। तो इस पासवर्ड में हमने यहाँ पे टाइप किया था माई पास, तो माई पास क्योंकि पासवर्ड हमारा माई पास है और हमारी कंडीशन भी उसको माई पास से ही कंपेयर कर रही है। तो कि पासवर्ड जो कि पहले से ही माई पास है इज इक्वल टू माई पास जो कि ट्रू है, तो ट्रू होने की वजह से ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक प्रिंट कराएगा, प्रिंट एक्सेस गारंटीड, जो कि हमें दिखा। अब इसके बाद क्योंकि हमारा यहाँ तक पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद अब आगे चेक कराने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोड यहीं से ही आउट कर जाएगा। अब हम इस कोड को दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कोड को दोबारा से रन किया और अब की बार हमने इसमें यूज़र नेम सन्नी टाइप किया और पासवर्ड हमने माई पास टाइप किया। तो अब इसने हमसे बोला कि यूज़र नेम इज़ रॉन्ग। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे यूज़र नेम सन्नी टाइप किया तो यूज़र नेम हमारा सन्नी हुआ। तो सन्नी होने की वजह से तो यहाँ पे क्या इफ़ यूज़र नेम जो कि सन्नी है क्या आदित्य के इक्वल है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो फॉल्स होने की वजह से ये नेक्स्ट ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और जब नेक्स्ट ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा तो उसके बाद का कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो उसके बाद ही नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक चेक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन यहीं से ही फॉल्स हो चुकी है तो आगे का कोई भी कोड चेक नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम इसकी इंडेंटेशन देखें तो इफ़ के इंडेंटेशन में ये यहाँ तक का सारा कोड है। उसके बाद अगर हम एल्स की बात करें तो एल्स जो ब्लॉक है वो इफ़ के इंडेंटेड नहीं है, इट मीन्स कि वो इफ़ का पार्ट नहीं है। तो अगर वो इफ़ के बाद की जो भी कंडीशन होगी उसको चेक नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट हमारा गलत होता है तो अब हमारे यहाँ एक बैकअप प्लान है, जो कि अगर इफ़ रॉन्ग होता है तो हमारा एल्स के थ्रू हम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हमारा ये एल्स स्टेटमेंट चेक होगा और जो कि क्योंकि यहाँ तक की सारी कंडीशन फॉल्स है तो जो भी हमने एल्स में टाइप किया, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, तो हमें वो मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसको तीसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि अब की बार हमने यूज़र नेम तो ठीक दिया लेकिन हमने पासवर्ड हमने गलत टाइप किया। तो अब हमें क्या यहाँ पे मैसेज आया, तो क्योंकि हमने यूज़र नेम यहाँ पे ठीक दिया था तो हमें पहला, क्योंकि यहाँ तक की कंडीशन ट्रू है तो अब हमें ये पहला मैसेज प्रिंट होगा, हेलो आदित्य। लेकिन उसके बाद हमने जो पासवर्ड दिया वो हमारा गलत पासवर्ड है। तो क्या दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? वो फॉल्स है क्योंकि हमारा पासवर्ड माई पास नहीं है। तो वो कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा कोड यहाँ पे फॉल्स होने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो भी उसका फॉल बैक एक्शन होगा एल्स, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा रॉन्ग पासवर्ड। तो ऐसे हमने देखा कि इफ़ और एल्स स्टेट कंडीशन का यूज़ करके हम कैसे अपने कोड को कोई भी कंपेयर करा सकते हैं और कुछ हम कैसे उसको उसके डिसीजन के बिहाफ पे हम कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इंडेंटेशन का क्या बेनिफिट है, कि इंडेंटेशन बताता है कि कोई भी कोड ब्लॉक उस किस वाली कंडीशन का पार्ट है। अब हमने वहाँ पे समझा कि नेस्टेड कंडीशन क्या होती है। नेस्टेड कंडीशन हम उसको बोलते हैं कि अगर एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कंडीशन है तो हम उसको नेस्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं।
नेस्टेड कंडीशन यानी कि यहाँ पे इस इफ़ के अंदर ही दूसरा इफ़ है, ना कि उसके बाहर। और हमने ये भी देखा कि एल्स के अंदर इफ़ की तरह हमेशा कोलन होता है, लेकिन हम एल्स में कोई भी हम कोड ब्लॉक डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इफ़ के अंदर काफ़ी सारा कोड लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे एल्स के अंदर सिर्फ एक मैसेज प्रिंट किया। यहाँ पे इफ़ के बाद हम कंडीशन को यहाँ पे चेक करा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एल्स के बाद हम कोई भी कंडीशन चेक नहीं करा रहे, हम डायरेक्ट अपना जो भी हमारा स्टेटमेंट है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। द एलिफ स्टेटमेंट, हमारे सामने काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन आती है कि अगर हमारा प्लान ए काम करता है तो हम एक उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेंगे। अगर हमारा प्लान ए काम नहीं करता है तो हमारे पास प्लान बी भी होता है और प्लान सी भी होता है। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती है। पाइथन में भी हम ऐसे ही काम करते हैं। अगर हमारी एक कंडीशन काम नहीं करती तो हम दूसरी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो एलिफ का यूज करके हम जितनी चाहे उतनी पॉसिबल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। और पाइथन हर एक कंडीशन को ऑर्डर में चेक करता है, यानी कि टॉप टू डाउन। और जहाँ पे भी उसको पहला मैच मिलता है ये कंडीशन पाइथन वहीं पे ही एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। इस एलिफ को हम इस कोड ब्लॉक से समझने की कोशिश करते हैं।
तो हमने जो यहाँ पे कोड लिखा है उस कोड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्कोर नंबर यहाँ पे इनपुट लेंगे। स्कोर नंबर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कि हमने इनपुट लिया, लेकिन जो भी हम यहाँ पे इनपुट लेंगे वो एक नंबर होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शंस में जो भी हम एज अ इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, और हम यहाँ पे कंपेयर एक नंबर करने वाले हैं। तो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक इनपुट इंटीजर का यूज करेंगे। इंटीजर बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके हम उस लिए गए इनपुट को हम उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ स्कोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होता है तो हमारा ग्रेड ए होगा। अदरवाइज़ अगर स्कोर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है तो हमारा ग्रेड बी होगा। और उसके बाद अगर पहली दो कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो हमारा स्कोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल 70 होगा तो हमारा ग्रेड सी होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर हमारा ग्रेड डी होगा। एक बार इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 90 हमने यहाँ पे अपना जो भी स्कोर था हमने 90 यहाँ पे इनपुट दिया। तो 90 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो पहली कंडीशन है, क्या हमारा स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, यस 90 है, तो हमारा पहली ही कंडीशन ट्रू हुई है। तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो पहली कंडीशन का स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा ग्रेड ए, और हमारा जो फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगा, योर स्कोर इज़, और जो भी यहाँ पे स्कोर की वैल्यू हमने इनपुट दी है वही यहाँ पे मेंशन होके आएगी। अगर हम इस कोड को दोबारा रन करें और अब की बार हम 91 अगर वैल्यू दें तो भी हमारा ग्रेड ए ही होगा, क्योंकि पहली कंडीशन में वैल्यू या तो 90 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन 90 हो। अगर हम इस कोड को तीसरी बार रन करें, अगर अब इसमें हम 80 अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो हमारा ग्रेड बी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है, दी हुई इनपुट 90 से कम है, तो अगली कंडीशन चेक होगी एलिफ के वजह से हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो चेक होगी, और हमारा स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है यहाँ पे। तो इस वजह से हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई और हमारा जो भी इस कंडीशन का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अगर हम इस कोड को दोबारा से रन करें और अब की बार हम इनपुट में 70 दें तो हमारी तीसरी कंडीशन ट्रू होगी और हमारा 70 प्रिंट होगा। और एक बार फाइनली इस कोड को हम अब की बार हम इसको 60 इनपुट देकर देखते हैं। तो अब की बार हमारी पहली तीनों कंडीशन फॉल्स हुई और लास्ट में जो भी हमारी कंडीशन है वो एल्स है, यानी कि अगर कोई भी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो भी स्टेटमेंट इस एल्स के अंदर होगा वो प्रिंट होगा। तो ऐसे हमने देखा कि इफ़ के साथ हम एलिफ यानी कि एक कंडीशन के बाद हम दूसरी कंडीशन, या फिर अगर वो कंडीशन भी हमारी ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद तीसरी कंडीशन एलिफ का यूज करके कैसे हम कोड में पुट कर सकते हैं। अब एक बार हम अपने एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि मान लीजिए कि हम मूवी देखने जाते हैं और मूवी में हम टिकट परचेज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि टिकट का प्राइस एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो एक हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर एज 13 से कम है तो टिकट प्राइस 50 हो,
और वो चाइल्ड टिकट एक्टिवेटेड हो जाए, अगर वो एज 65 से ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो तो टिकट प्राइस 70 हो, और अगर उसकी एज इन दोनों के अलावा कुछ भी हो तो फिर टिकट प्राइस 120 हो। तो इसके लिए हम एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे यूज़र से जो भी हमारी यूज़र की एज होगी वो हम उसे इनपुट फंक्शन का यूज करके इस एज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और जो भी इनपुट फंक्शंस का यूज करके जो भी इनपुट होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होगा, उसको हम कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हम अपनी पहली कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारी एज 13 से कम होती है तो टिकट प्राइस 50 रुपीज़ होगा। हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हम एलिफ का यूज करके एज अगर हम करते हैं, तो अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 होती है तो टिकट प्राइस 70 रुपीज़ होगा। और प्रिंट में सीनियर सिटीज़न टिकट एक्टिवेटेड होके आएगा। और फाइनली हम एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे।
एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। ये हमने सेव नहीं किया था इसलिए हमें ये एरर आया, और यहाँ पे हमें अपना जो भी प्रोग्राम हमें रन करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो है टिकट प्राइस। अगर हम यहाँ पे एज देते 13, तो 13 क्योंकि जो पहली कंडीशन हमारी अगर एज 13 से कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे 13 दिया, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एज 13 से कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई। तो पहली कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि क्या एज ग्रेटर देन और 65 है। ये भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि एज तो 13 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, तो ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जो तीसरी कंडीशन है, उस तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पहली दो कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई तो एल्स कंडीशन फाइनली हमारी मैच होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टिकट प्राइस 120 है और मैसेज एडल्ट टिकट एक्टिवेटेड। तो हमें यहाँ पे जो भी मैसेज आया एडल्ट टिकट एक्टिवेटेड, और हमें यहाँ पे आया कि यू हैव टू पे 120 रुपीज़, क्योंकि इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 120 रुपीज़ ही पे करने होंगे। एक बार हम इस लेस देन को इक्वल से भी करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे 13 लिखते हैं। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे एज 13 है और पहली कंडीशन हमारी मैच हुई, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टिकट प्राइस होगा वो 50 रुपीज़ पे करना होगा। अगर इस कोड को हम दोबारा से रन करके देखें, अब की बार अगर हम एज 40 लिखते हैं, तो क्योंकि 40 पहली कंडीशन में भी नहीं आता और दूसरी कंडीशन में भी नहीं आता, तो हमारी जो एल्स स्टेटमेंट है वो मैच होगा और हमें 120 रुपीज़ पे करना होगा। अगर हम कोड को एक बार और रन करके देखें, अब अगर हम यहाँ पे एज 65 लिखते हैं, तो हमारा जो सीनियर सिटीजन टिकट एक्टिवेटेड होगा, यानी कि हमारा ये वाला कोड ब्लॉक रन होगा और हमें 70 रुपीज़ पे करना होगा। तो ऐसे हमने देखा कि रियल प्रोग्रामिंग में को लेके हम रियल वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमने कंडीशंस को हम क्या यूज करके कैसे कंडीशन को रन करा के हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू को पता करते हैं। तो अगर हम कुछ भी कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड रन होगा, अदरवाइज़ वो कोड रन नहीं होगा। अब किसी भी कंडीशन में हम उसको किसी भी चीज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। हमने बुलियन ऑपरेटर को भी हमने स्टडी किया कि बुलियन ऑपरेटर से एंड और या नोट होता है, तो उनका यूज़ करके हम किसी भी कंडीशन, जैसे अगर हमारी कोई कंडीशन है तो हम उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी हम उसको समझ सकते हैं।
और हमने देखा कि इंडेंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है कोडिंग में, और इंडेंटेशन का यूज़ करके हम एक कोड ब्लॉक को बताते हैं कि दूसरी लाइन उससे बिलोंग करती है या नहीं करती है। एक बार हम इस कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन ऑपरेटर को सोल्व करके देखते हैं। तो हमने देखा कि जो भी हमारा पहली वाली कंडीशन है उसमें हमने लेस कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया, तो इसके अकॉर्डिंग 3 <4 ये कंडीशन ट्रू है, तो पहले यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन का जो भी रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। और दोबारा हमने फिर बुलियन ऑपरेटर का यूज किया, एंड ऑपरेटर का, तो दूसरी कंडीशन में हमने चेक किया क्या 4 5 से छोटा है, यस, तो ये भी ट्रू हुआ। तो पहली कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन भी ट्रू। तो दो दो बुलियन ऑपरेटर को यूज करके, यानी कि दो बुलियन ऑपरेटर जैसे ट्रू और ट्रू को हम एक एंड ऑपरेटर से अगर कंपेयर करते हैं तो ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट ट्रू ही आएगा। अब तक हमने जो भी इफ़, एलिफ और एल्स कंडीशन के बारे में सीखा, उसको यूज करके हमें ये कोड खुद से रन करके देखना होगा। और प्रोग्रामिंग है, हम प्रोग्रामिंग का एक रूल है कि उसमें अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस खुद से करके देखनी होगी। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने VS कोड में इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।